नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डोईवाला स्थित नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय व अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रेस्क्यू कार्य करने वाले जवानों को 1500 रुपए मासिक जोखिम भत्ता और अन्य को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और रेस्क्यू कार्य में एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही आधुनिक मशीनों से लैस एसडीआरएफ के जवान हर वक्त रेस्क्यू कार्य के लिए तैयार रहते हैं। सीएम ने कहा कि एसडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे की जिंदगी बचाने का काम करते हैं और विषम परिस्थितियों में भी एसडीआरएफ के जवान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, एसडीआरएफ सेनानायक मणिकांत मिश्रा के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। आज जो एसडीआरएफ मुख्यालय के इस भवन का, जिसमें दो बड़ी योजनाएं लोकार्पित हुई हैं, इनके लोकार्पण से निश्चित रूप से एसडीआरएफ वैसे भी बहुत अच्छा काम तमाम आपदा के समय में और कठिन परिस्थितियों में लगातार करती रही है और इसके लोकार्पित होने से एक अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा और जिससे समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के कार्यक्रम और भविष्य में ये लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर ये लगातार चलता रहे। इन भवनों का जो लोकार्पण हुआ है, ये हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपदा के और अन्य जो हमारे जोखिम भरे समय होते हैं, उनके एक संस्थान के रूप में काम करेगा। हम लोग इस दिशा में इस पर काम करेंगे। आज का जो हेडक्वार्टर है, आज इसका लोकार्पण हुआ है। अभी तक जो फर्स्ट फेज़ का कार्य समाप्त हुआ है, उसमें प्रशासनिक भवन हमारा तैयार हो गया है। साथ ही साथ सेकंड फेज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड रेडी होगा। ये ट्रेनिंग सेंटर की तरह विकसित होगा। ट्रेनिंग में हम लोग सिर्फ आपदा से संबंधित ट्रेनिंग, लेकिन एसडीआरएफ के साथ साथ होमगार्ड्स, पीआरडीज, हमारे पुलिस के, फायर के, साथ साथ पब्लिक के वॉलंटियर्स, एनजीओज, इन सबको ट्रेन करेंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, हम लोग उसी विजन के अनुसार इसको प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं, अपितु पूरे नॉर्थ जोन के लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की तरह ये विकसित हो। स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर इक्विपमेंट्स होंगे। इसी प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बने हुए 10 साल हो गए थे और पूर्व मुख्यालय अभी जाकर के बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की परियोजना से इस मुख्यालय को बनवाया और आज उसका लोकार्पण किया। इसी तरह से डोईवाला में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी, वो भी बन करके तैयार हो गया। आज उसका भी लोकार्पण हुआ। और खबर केदारनाथ से है, जहां मंगलवार को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:20 पे कपाट खुलेंगे और केदारनाथ के कपाट, केदार धाम के कपाट खोलने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 23 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और केदारनाथ धाम को पूरी तरीके से सजाया गया है। कपाट खुलते समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पे मौजूद रहेंगे। तो केदार घाटी में 6 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम में खराब मौसम के चलते कई तरह की परेशानियां भी हैं और चारधाम यात्रा से जुड़े काम भी इसके चलते प्रभावित हो रहे हैं। तो मंगलवार सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और कपाट खुलने से पहले बाबा केदार के पौराणिक मंदिर को 23 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। धाम के कपाट खुलने के वक्त प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं इस पल के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंचे हैं। केदारनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम समेत अन्य जो धाम है वहां पे भी तैयारियां पूरी की गई हैं। तो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर केदारनाथ धाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है यहां पे और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। त्रिकोण आकार का है यहां पे ज्योतिर्लिंग और केदार पर्वत पे मंदिर स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे ये बना है और बहुत सी पौराणिक कथाएं इस मंदिर के बारे में। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर है और पांडवों के समय से ही यह मंदिर मौजूद है।
तो मौजूदा मंदिर 8वीं सदी का है। केदारनाथ धाम के बारे में यह अहम जानकारियां, और आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना की थी इसकी। और मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर यह मंदिर बना है। तो मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा है और मंदिर के मुख्य भाग में मंडप है। अलग यहां की मान्यता, गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ है और चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम का अहम स्थान है। अभी लोगों की जो अपने स्तर से लगी रहे हैं प्रशासन की तरफ से सब, पर मौसम की वजह से इस में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जो बर्फबारी हो रही है उससे न तो आदमी काम कर पा रहा है, और जैसे बिजली वाले हैं या पानी वाले वो भी तभी कर पाएंगे जब बर्फ नहीं। के कपाट खोलने की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि भगवान के 6 महीने शीतकालीन में जो भगवान के हृदय के कपाट जो है बंद किए जाते हैं और भगवान की जो अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति का मतलब होता है जो कभी खंडित नहीं होती, उसका नाम अखंड ज्योति है। तो कल जब भगवान कपाट खुलेंगे उस टाइम जो है भगवान की जो है अखंड ज्योति के दर्शन किए जाते हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब है। खराब मौसम की मार केदारनाथ धाम तीर्थ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी पड़ी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते फिलहाल यहां जाने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं और 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं। देहरादून जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ऋषिकेश के रजिस्ट्रेशन सेंटर जाके तीर्थयात्रियों से संयम बनाए रखने की अपील की है। तो बर्फबारी के चलते कई चीजें प्रभावित यहां पे हो रही हैं। तो ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों से एसएसपी मिले, उन्होंने उनसे संयम बरतने की अपील की है, श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने की अपील की है। तो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और केदारनाथ धाम की यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। केदारनाथ की यात्रा पे आने वाले यात्री यात्रा शुरू करने से पहले मुख्य पड़ाव फाटा में अपने स्वास्थ्य की फ्री जांच करवा सकते हैं। फाटा में जन संकल्प फाउंडेशन यात्रियों की स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच के साथ ही दवाएं वितरित कर रहा है। फाउंडेशन की तरफ से यहां पे पहला हेल्थ एटीएम भी लगाया गया है और इस हेल्थ एटीएम के जरिए यात्रा से पहले यात्रियों की जरूरी जांच भी की जा रही है। जनसंकल्प स्मार्ट क्लिनिक हमने पिछले साल 4 मई को यहाँ पे स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक हम यात्रियों को और जो यहाँ के रहने वाले लोकल लोग हैं उन सब लोगों को हम निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक हेल्थ कियोस्क पिछले साल लगाया था जो पिछले साल से काम कर रहा है और अब तक हमने करीब 6000 से ज़्यादा लोगों को अब तक हम यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दे चुके हैं। पर डे यात्रा के टाइम में 70 से 80 पेशेंट हमारे यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और निःशुल्क दवाइयाँ लेते हैं। हम पिछले लगभग 1 साल से जनसंकल्प स्मार्ट क्लिनिक फाटा में चला रहे हैं। यह संकल्प क्लिनिक एकदम निःशुल्क है। यहाँ पे हम यात्रियों को परामर्श निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, साथ ही उनको दी जाने वाली दवाइयाँ भी पूर्ण तरह से निःशुल्क है। इनके अलावा हमारे पास विभिन्न तरह की जांचें जैसे बीपी की जांच, शुगर की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच एवं अन्य कई तरीके की 30 जांचें लगभग हम यहाँ यात्रियों को उपलब्ध कराते आए हैं। डॉक्टर जिनमें एमबीबीएस एवं अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्किन रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ से भी उनकी बात कराते हैं। और गंगोत्री धाम में अब तक कुल 8,937 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। यमुनोत्री में 14,431 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 22 अप्रैल को खुले थे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। दोनों धाम में अब तक 23,368 लोगों ने दर्शन किए हैं और 2 दिन में यमुनोत्री धाम में 2 लोगों की जान गई, यानी उनकी मौत हुई है। चारधाम यात्रा के लिए 18,20,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो 2 दिन में यमुनोत्री धाम में 2 लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य कारणों के चलते और चारधाम यात्रा के लिए 18,20,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो गंगोत्री धाम में अब तक कुल 8,937 तीर्थयात्री पहुंचे।
और यमुनोत्री में 14,431 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो 22 अप्रैल को खुले थे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिस पर मंदिर समिति ने 188 लोगों को नोटिस भेजकर जमीन से कब्जा खाली करने को कहा है। इसके अलावा मंदिर समिति की दुकान और अन्य परिसंपत्तियों के किराए और लीज पर लेने वाले लोगों को भी जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अवैध कब्जा करने वालों पे को सख्त हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द मंदिर समिति की परिसंपत्तियों से अपना कब्जा हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजेंद्र अजय का कहना है कि लंबे समय से मंदिर समिति के किराए या लीज पर दी गई दुकानों और अन्य परिसंपत्तियों पे अनुबंध के अनुसार किराया नहीं दिया जा रहा था, जिस पर मंदिर समिति ने एक कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने बताया कि जिन्होंने बीकेटीसी का किराया नहीं दिया था उनसे पिछले वित्तीय वर्ष में 22 लाख रुपए की वसूली की गई है। इस बार भी लगातार ये वसूली जारी है और मंदिर समिति ने उन लोगों को सख्त चेतावनी दी है जो मंदिर समिति की परिसंपत्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई, जो परिसंपत्तियां हैं हमारी उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और उसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक हैं ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। विगत और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। सनातन परंपरा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वहां मौजूद होते हैं और इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए बुधवार को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हरिद्वार से रवाना हुए और उन्होंने जोशीमठ आपदा के बाद सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी नाराजगी दिखाई। साथ ही यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर नीति बनाने की बात कही। वहीं भारत की बढ़ती जनसंख्या और अति कष्टप हत्याकांड को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। नाइनटीन 39 में ये बना है, उसके बाद से इसमें संशोधन कुछ हुए हैं, चल रहा है। उसी के आधार पर यहाँ की व्यवस्था होती है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो गैर हिंदू है वो मंदिर के कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकता। जो गैर हिंदू है वो मंदिर कार्य में नहीं लगना चाहिए। अगर मंदिर का कोई भी कार्य हो रहा है, विस्तारीकरण, सुंदरीकरण, निर्माण जो भी हो रहा है, तो उसमें भी जो दूसरे धर्म के कामगार हैं उनको नहीं उसमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आखिर उसी कार्य के अंग हो गए। भले एक दिन के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर आए, लेकिन मंदिर की तरफ से पेमेंट होगा, मंदिर के अगल बगल में मंदिर के। और चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए धामी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग पे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार चारधाम यात्रा मार्ग पे स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां की हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। नाथ जी का पैदल भ्रमण किया गया मेरे द्वारा और इसमें मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि ट्रैक रूट केदारनाथ ट्रैक में जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट एस्टैब्लिश्ड हैं उनका मौका मुआयना करना और उनमें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन हो रहे हैं, हमारा स्टाफ वहाँ पे पहुँच गया है, उनका प्रिपरेशन कैसा है, ये सब मौका मुआयना करना। तो मैंने पाया कि हमारा पूरा टीम वहाँ पे मुस्तैद है, तैनात है और यात्रियों की सहूलियत के लिए सभी MRPs में हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स और मेडिसिन रखे हैं। अल्मोड़ा में 25 अप्रैल को हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती समारोह को लेकर स्थानीय स्टेडियम में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत बीजेपी के कई दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि इस जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती को भव्य समारोह में वो शिरकत कर सके और उनके द्वारा समाज में दिए गए योगदान को जान सकें। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 1 बजे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 11 बजे वो अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे, 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम ये लिया गया है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से जो स्टेडियम है उसी पर कार्यक्रम किया जाना है। उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहित पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री पहुंचने वाले। और नैनीताल जिले के कोटाबाग में स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के वार्षिक उत्सव में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सराहना की। अजय भट्ट ने विद्यालय में कंप्यूटर के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी के साथ विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस वार्षिक उत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्या ने भी शिरकत की। अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भविष्य के मर्यादित नागरिकों को यहाँ पर एजुकेट करके देश को समर्पित कर रहे हैं। आज जो हमारे विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, वो कल के लिए हमारे भारत के फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। इसलिए उनके लिए जो भी किया जाए वो कम है। आज आपने देखा यहाँ पर सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी नवोदय विद्यालय में की गई और यहाँ चकलुआ क्षेत्र में भी की गई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जीएम फाइनेंस कंट्रोलर अमित सैनी की केदारनाथ में निरीक्षण के दौरान हेलीकॉप्टर के पिछले पंखे की चपेट में आने के कारण रविवार को मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर से पूरे रुड़की शहर में शोक की लहर है। परिवार पे दुख का पहाड़ टूट गया है। वहीं उनका पार्थिव शरीर रविवार शाम रुड़की लाया गया था, जहां सोमवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अमित की मौत से जहां परिजनों में मातम है, वहीं विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों में भी शोक की लहर है। बता दें कि वित्त नियंत्रक अमित सैनी का चयन साल 2017 में हुआ था। उनकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है। उनका एक बेटा और एक बेटी है। अमित सैनी देहरादून में एक निजी आवास में रह रहे थे, जबकि उनके पिता सुंदरपाल पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। केदारनाथ में कल घटना हुई, मैं समझता हूँ बहुत दुखद घटना हुई और उनकी कई सुपुत्र अमित सैनी जो है वो शहीद हो गया। और बहुत दुख की बात है कि लोगों के लिए, यात्रा के लिए वो जानकारी लेने गया था, समर्पित था लोगों के प्रति, अपने काम के प्रति जो समर्पण भावना थी वो देखने को मिलती थी। बहुत काबिल अफसर था वो और मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा अफसर अपना खोया है। और अमित सैनी मैं समझता हूँ कि जो काम कर रहे थे वो सभी यात्रियों की भलाई के लिए कर रहे थे। वहाँ पे निरीक्षण करने गए थे कि यात्रा सफल हो, सब चलो, सभी लोग यात्री आए और भगवान बाबा के दर्शन करें। केदारनाथ और टिहरी के नरेंद्र नगर में पट्टी दोगी क्षेत्र के गुलर गजार रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम नरेंद्र नगर तहसील जो है वो मौके पर पहुंचे, तहसीलदार भी, और घायलों को 108 के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया। खत्म हो चुकी गाड़ी गिर के। उनमें से एक आदमी जो जिनके घर में शादी था, उनके एक बड़ा लड़का जो विकास होती है, एक एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है। दुर्भाग्य की बात है और ये बड़ी दुख की बात है। और एक लड़का जिसकी शादी होनी अमित, और ऋषिकेश जो हॉस्पिटल रेफर कर दिया है हमारे पुलिस टीम और एसडीआर की टीम ने। इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनको समय ऋषिकेश पहुँचा दिया। अब देखते हैं कि भगवान से हम अरदास करेंगे, दुआ करेंगे कि भगवान जो हॉस्पिटलाइज है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन तक प्रदेश में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि पिछले 3 से 4 दिन में विशेषकर 27 और 28 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर दिखेगा। इसके साथ ही मौसम में बदलाव के कारण कई तरह के बदलाव भी यहां पे देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में अगले 4-5 दिन के भीतर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। लेकर के अगले 3-4 दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की। और देहरादून के बसंत विहार स्थित श्री चैतन्य टेको स्कूल के सामने अभिभावकों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्कूल पे आरोप है कि बच्चों को जबरन उर्दू पढ़ाई जा रही है, वहीं जबरन छात्र छात्राओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, इस तरह का आरोप है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में होली का त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाई गई, जबकि ईद के दौरान सभी बच्चों को पारंपरिक वेशभूषा में आने को कहा गया, जिससे यह साबित होता है कि स्कूल बच्चों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है। वहीं स्कूल की माने तो ऐसा किसी भी बच्चे को नहीं कहा गया कि उसे उर्दू पढ़ना जरूरी है। उर्दू स्कूल में पढ़ाई जरूर जाती है, लेकिन ये एक वैकल्पिक विषय है जिसे पढ़ने के लिए किसी भी विद्यार्थी पर दबाव नहीं बनाया गया। वहीं विद्यार्थियों का भी यही कहना है कि ऐसा कोई दबाव स्कूल की तरफ से नहीं बनाया गया जिससे उन्हें जबरन उर्दू पढ़ने पर मजबूर होना पड़े। मैं तो एक चीज आइडेंटिफाई करी यहाँ पे, हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन, लाइक पीपल आर वेरी स्ट्रांग हियर, लाइक रियली आई लव देयर पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स हिंदुइज्म, एंड एट द सेम टाइम वी कैन नॉट से अबाउट अदर रिलीजन कि यहाँ पे तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2 लाख रुपए देके यहाँ पे बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन करो। अफ्तारी यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल है, बच्चे गवाही दे रहे हैं। मेरे पास बच्चे का अभी तक धर्म परिवर्तन हुआ है हो जाता ना अगर हम लोग ना आते। हिंदू समाज के लोगों ने जो ये एक्शन लिया है, यहाँ पर उर्दू जबरदस्ती पढ़ाई जा रही थी और उर्दू पढ़ाने के साथ साथ इस्लामीकरण की ओर हिंदू बच्चों को ले जाया जा रहा था। उसके खिलाफ आज सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। ये चैतन्य स्कूल इस्लामीकरण की ओर हिंदुओं को ले जा रहा है। अभी हाल ही में हमने एक लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। उसने एक हिंदू लड़की के साथ मिलकर उसको हिंदू नाम बताकर उसके साथ रेप किया। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में जिला स्तरीय खरीफ कृषक महोत्सव के शुभारंभ किया। इस मौके पर गणेश जोशी का किसानों, क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला स्तरीय खरीफ कृषक महोत्सव के तहत 6 किसान रथों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इन किसान रथों में सवार होकर कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ गांव-गांव तक जाएंगे और किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देंगे। आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बाद सरकार की मशीनरी की दुरुस्त है। अभी आपने देखा होगा मॉक ड्रिल भी थी, ये उसकी तैयारी का एक भाग था। हमारे सारे अधिकारी, हमारे सारे अन्य संस्थाएं के लोग भी, कल भी हमने एक डॉक्टरों की दल को हमने रवाना किया है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो उसमें अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून ने सोमवार को जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेके पहुंचे। शिकायतों को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि ज्यादातर मामले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, अवैध कब्जे, जमीन विवाद और विधवा पेंशन से संबंधित रहे।
मुख्यतः जो शिकायतें थी वो MDDA से रिलेटेड थी, उसके बाद लैंड से रिलेटेड थी और फिर आपसी विवाद से रिलेटेड थी। इसके अलावा भी हमारे पास आए थे समाज कल्याण से रिलेटेड, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उससे भी रिलेटेड कुछ केसेस आए थे। तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम को सही डायरेक्शन में ले जाएं या उसका निस्तारण करें। मुख्यतः जो शिकायत और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।